गरीबी पर रंगराजन समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 2014 में। ठीक है, देखो जो रंगराजन समिति थी इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 2012 में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गठन किया गया था 2012 में। इसने जो गरीबी का आकलन किया है वो कैलोरी के हिसाब से किया है, सॉरी इसने पूरा कैलोरी में नहीं, इसने पूरा अनुमान लगाया कि गरीबी और शहरी और गरीबी का अनुमान लगाया और इसने बोला है औसत गरीबी भारत में कितनी है। औसतन जो इसने गरीबी बताई है वो बताइए 29.1% के लगभग बताया, 29% के आसपास इसने क्या बताया कि भारत में औसतन गरीबी कितनी है, 29% के आसपास है। ठीक है, 29% भी हो सकता है, 29 पॉइंट कुछ भी लिखा हो सकता है, 01 या 10 भी हो सकता है। वो अगर इसके बच्चे हम 0 भी लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप बस इतना याद रखना है, लगभग 29% इसने क्या बताया भारत में औसतन गरीबी है। किसने? रंगराजन समिति ने गठन किया गया था 2012 में और इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करी 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर बाद में आएंगे। पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो भारत में गरीबी का आंकलन किया था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? भारत में गरीबी का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था और कब लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने। सही बोल रहे हो आप। ठीक है, सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने भारत में गरीबी का आंकलन किया था, गरीबी का अनुमान लगाया था। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। कब? 1866 में, 1866 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन बने कि भारत में गरीबी का अनुमान सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। कब लगाया गया था? 1866 में। किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया था? तो आपको आंसर याद रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अभी आपका रिसेंटली पेपर में आया था, आपका जो अभी किसका वीडियो का हुआ था या उससे पहले कोई एक एग्जाम हुआ था, यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में, उसमें दादा भाई नेहरू जी ऑप्शन में शायद नहीं थे। वो क्वेश्चन ऐसा था, उसमें भी क्वेश्चन अधूरा सा मुझे वो लगा था, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा था कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे पहले गरीबी का अनुमान आपको पूछा जाए किसने लगाया था, 1971 में लगाया था। और किसके द्वारा? तो उनका नाम था दांडेकर और दूसरे व्यक्ति थे रथ। दांडेकर और रथ ने स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया था। दांडेकर है, ठीक है, दांडेकर और रथ ने कब लगाया था? 1971 में। ये क्वेश्चन ये वाला था वो कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किसने लगाया था, गरीबी का आकलन किसने किया था? तो किसने किया था? दांडेकर और रथ ने किया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक गरीबी से संबंधित एक सुरेश तेंदुलकर समिति भी थी, सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति कब की है? आपको याद रखना है, सुरेश तेंदुलकर समिति जो 2004 में गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो की थी 2009 में। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध भी किससे था? गरीबी का आकलन से था। और इन्होंने जो गरीबी बताई है आपका, वो बताइए 21%। भारत में गरीबी का आकलन किया और लगभग कितना परसेंट बताया कि भारत में गरीब लोग हैं? 21%। टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 21% लोग गरीब है भारत में। किसने बताया था? सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया था। जबकि रंगराजन समिति ने कितना बताया था? 29%। ठीक है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, अब आप फटाफट से मुझे बताएंगे गरीबी का आकलन भारत में कौन करता है? किसके द्वारा गरीबी का अनुमान लगाया जाता है या गरीबी का आंकड़े कौन जारी करते हैं? नीति आयोग। ठीक है, पहले योजना आयोग उसको बोला जाता था, लेकिन गरीबी का जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन होगा कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो आंसर होगा एनएसएसओ। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। गरीबी का आकलन लिख लो, इसको नोट कर लो एक जगह पे। गरीबी का अनुमान या गरीबी का आकलन जारी किया जाता है या आंकड़े जारी किए जाते हैं नीति आयोग द्वारा। गरीबी का या गरीबी के आंकड़े जारी कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, जबकि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? एनएसएसओ। ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं एक क्लास में, तब भी आप लोगों का आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, कितनी बार, हर बार जब भी गरीबी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं हर बार बोलता हूँ और तब भी क्वेश्चन गलत आंसर आते हैं आप लोगों को। इसका मतलब आप चीजों को ढंग से पढ़ते नहीं है या फिर नोट नहीं करते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, गरीबी का अनुमान कौन लगाता है, गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है?
तो आपको याद होगा नीति आयोग करता है, ठीक है। बेरोजगारी एनएसएसओ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो आंसर होगा भारत के निर्वाचन आयोग। जो भी जो चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय लेगा या जो भी कार्य करेगा वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी वाला। आप मुझे बताएंगे भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? हाँ, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल हम 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। वोटर डे, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है। जो चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने साल के लिए? हाँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पॉइंट कि जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखना आपको। कौन से आर्टिकल में चुनाव आयोग? 324, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर कहीं पे क्वेश्चन नहीं लिखा है तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन करेंगे आप, या फिर उस पर सर्किल करेंगे, तब आपका क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि वह राज्य के कार्यपालिका का अंग होता है। ये तो सही बात है कि राज्यपाल जो होता है भारत जो राज्यों में कार्यपालिका का हेड होता है, यानी कि प्रमुख होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति क्या होता है, भारत में जो केंद्र सरकार, केंद्र की जो शक्ति होती है या प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह से राज्यपाल होता है राज्य में, ठीक है। कार्यपालिका का हेड होता है। तो ये आंसर होगा ए वाला, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। यह वाला आंसर ये है आपका, क्योंकि नहीं पूछा है तो आंसर होगा बी वाला। यह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ये क्या कर सकता है? इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है या घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन मृत्युदंड नहीं दे सकता, इसको क्षमा नहीं कर सकता है। ये वाला गलत वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है सी वाला है, वह राज्य के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। करता है या नहीं करता है? नहीं करता है, सही क्वेश्चन है, सही कथन है, सही। तो क्योंकि जो वह राज्य के उच्च न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। शपथ तो राज्यपाल दिलाते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य में आएगा उसको नियुक्ति करने के लिए या उसको शपथ दिलाने के लिए। तो राज्यपाल अपने राष्ट्रपति अपने उसके अंदर में होता है कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल को बोलता है कि आप शपथ दिला दो उसको, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि वह राज्य के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन डी है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। ये भी सही कथन है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, आपको ये बताना था कि कौन कौन सदस्य थे। तो देखो, पहला एन गोपाल स्वामी आयंगर इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो आंसर होगा पहला और तीसरा वाला इसके सदस्य थे। आंसर होगा सी। आप मुझे बताएंगे प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन डेट सहित 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बार पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसी को कई बार पांडुलेखन समिति लिखा होता है, कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी लिखा होता है। चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी बोले, चाहे पांडुलेखन समिति बोले, चाहे प्रारूप समिति बोले, सब एक ही है, ठीक है। तो आंसर होगा 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो ये आता है, सदस्य कितने थे इसमें? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। जो पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति जो बनाई थी वो अम्बेडकर ने बनाई थी। उसमें सदस्य 7 थे, अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर।
इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो इसके ऐसे सदस्य थे जो रिप्लेस किए गए थे, जिनकी जगह किसी और को नियुक्त किया गया था। ठीक है, कौन कौन थे? एक थे डीपी खेतवान, ये इसके सदस्य थे। ठीक है, और दूसरे थे एल मित्रा, वीएम मित्रा, ऐसे कुछ एम मित्रा करके थे, एम। ये दोनों सदस्य तो थे, लेकिन बाद में इनकी जगह किसी और को रिप्लेस किया गया था। ठीक है, डीपी खेतवान की जगह एच माधवन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और एम मित्रा की जगह टीटी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके पास और पूछा गया है पेपर में कि जो प्रारूप समिति थी उसमें एच माधवन की जगह या डीपी खेतवान की जगह किसको नियुक्त किया गया था, किसको सदस्य बनाया गया था? तो एच माधवन को, या फिर क्वेश्चन एम मित्रा भी पूछा जा सकता है, इसकी जगह किसको बनाया गया था? टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया था। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सर्जित किया गया था? ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है भारत सचिव, भारत सचिव का पद। ठीक है, भारत सचिव का जो पद था वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में दो ऐसे पद थे जिनको समाप्त किया गया था और भारत सचिव का पद गठित किया गया था। तो कौन से दो पद थे वो? बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये दो पद थे, इनको समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत इनको समाप्त कर दिया गया। और कौन सा पद सर्जित किया गया था? भारत सचिव का पद। तो सारा कार्यभार किसको सौंपा गया था? भारत सचिव के पद को सौंपा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखता था, इन दोनों पद को समाप्त कर भारत सचिव का पद गठित किया गया था। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये पद कब सर्जित किए गए थे? एक तो पिट्स इंडिया एक्ट के इसमें दो पद थे ना, ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो पद था ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गठित किया गया था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गठित किए गए थे। ठीक है, लेकिन इन दोनों को समाप्त कब किया गया? 1858 में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है कौन कौन से हैं इनमें से? हाँ देखो, पूर्वी घाट तो नहीं है, इसमें है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। तो इसका आंसर होगा आपका 2, 3 और 4, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, भारत में टोटल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 4 है, 3 तो आपको यहाँ पर दिया है, चौथा कौन सा है तो आपको याद रखना है, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इंडो बर्मा क्षेत्र 4th नंबर का हो जाएगा। तो भारत में टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 4, चारों आपको दिए गए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब सही आपको बताना था। ठीक है, एक ही होगा सही, बाकी सभी गलत होंगे, तो आंसर होगा इसका सी वाला। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आंसर होगा सी। लोनार झील बताओ कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील मध्य प्रदेश की जगह क्या होना चाहिए था? महाराष्ट्र। और ये बहुत बार पूछी जाती है किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील बोले या ज्वालामुखी झील बोले एक ही बात है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील बोला जाता है। नक्की झील आपका राजस्थान में, गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी वाला, डी वाला जो आपके पास पुलिकट झील है, केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे। ठीक है, और किस प्रकार की झील है पुलिकट? तो आपको याद रखना है लगून झील है, बहुत बार पूछा जाता है
पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो हर वर्ष में हर मौसम में होती है, तो आंसर होगा मक्का। मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, ठीक है। अगर आप मसूरी चले जाओगे तो अभी भी आपको मसूरी जो भुट्टा लगे होते हैं ना साइड जगह जगह, तो हर साल मतलब हर साल में हर मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आओ। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण आंसर होगा टर्सरी युग में, ठीक है। ऑप्शन ए। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत, ठीक है। नवीन वलित पर्वत, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट शायद मैंने आपको बहुत पहले लिखाया होगा, अगर आपको याद है, मैंने आपको लिखा था यू आर अ हिमालय, ठीक है। यू से यूराल, आर से रॉकीज, ए से और हिमालय से हिमालय हो जाएगा, ठीक। ये क्या है? नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके पास, नवीन वलित पर्वत, उसके एग्जाम्पल है, ठीक। यू आर अ हिमालय, ठीक है। यानी कि यूराल, रॉकीज, एंडीज और हिमालय के हैं नवीन वलित पर्वत। एग्जाम्पल आते हैं आपके पास, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यू आर अ हिमालय, ठीक है। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आपको याद रखना है टर्सरी युग में हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, हो गया नोट कर लिया नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। अफ्रीका के किस देश में कोको की खेती की जाती है? अफ्रीका के किस देश में कोको की खेती की जाती है? आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून। तो सभी जगह होगा, आंसर होगा आपका डी वाला, ठीक है। आप मुझे फटाफट से बताइए, कहुआ मंडी, कहुआ मंडी किसे कहते हैं और कहां पर स्थित है? लिखो, कहुआ मंडी। एक है कहुआ मंडी और एक है कहुआ पतन। कहुआ मंडी साओ पोलो, ठीक है। कहुआ मंडी साओ पोलो। साओ पोलो कहाँ स्थित है? आंसर होगा ब्राजील, साओ पोलो ब्राजील। कहुआ मंडी इसलिए बोली जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक कहुआ का उत्पादन भी होता है और यहाँ से सर्वाधिक कहुआ का ट्रांसपोर्ट भी होता है, मंडी इसलिए बोला जाता है उसको, ठीक है। कहुआ पतन आपको याद रखना है सेंटोस, सेंटोस को कहुआ पतन बोला जाता है। ये भी कहाँ है? ब्राजील में है। पतन मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो इसी बंदरगाह से सर्वाधिक कहुआ का निर्यात किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको कहुआ पतन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहुआ पतन सेंटोस और कहुआ मंडी साओ पोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हुए किंतु चमकते नहीं है, ये प्रकाशवान, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ये वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी। अब ग्रह होते क्या है? आपको याद रखना है, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह खगोलीय ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका कोई भी प्रकाश नहीं होता है, किंतु ये चमकते हैं। किस कारण चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण, और इनमें गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। काफी ऐसे ग्रह हैं जिनमें गैसेस होती हैं, उन गैसों के कारण उनका कलर भी निर्धारण होता है, कोई लाल होता है, कोई ग्रीन होता है, इस तरह के उनके कलर किसके कारण होते हैं चेंज? तो ये होता है उनके गैसेस, उनमें जो गैसें पाई जाती हैं उनके कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आंसर याद रखेंगे, राजेंद्र चोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 1907 के सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
देखो इसका जो वैसे आंसर, इसका आंसर डी होगा, 1 और 2। लेकिन इसमें एक चीज मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पर राज बिहारी बोस नहीं, राज बिहारी घोष था, ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्शन कर लेना। नहीं वो अगर एक और बीजी तिलक भी था, लेकिन लाला लाजपत राय और उसके दोनों के उसमें हुआ था ना। हाँ, थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है उसके हिसाब से। एक और आपने क्या किया? केवल एक, एक तो गलत है। अच्छा, एक और दो, हाँ एक तो सही है। खैर यह अधिवेशन, हाँ ठीक है, इसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसमें अभी बोनस दे दो सभी को, इसमें बोनस सभी को दे देना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कुछ थोड़ा बहुत उनमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें बोनस मिल जाता है, उसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सभी को बोनस मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आंसर होगा, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर इसके अध्यक्ष राज बिहारी बोस नहीं बल्कि घोष थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था यह अधिवेशन? 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे आयोजित किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन जो थर्ड है, उग्रपंथी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता के कारण यहाँ पर विवाद हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों भी, तो इसलिए आपको याद रखना है वाला। बोनस ले देना, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया ऑप्शन के हिसाब से बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है। बीजी तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके लेके रहूंगा, ये कहा था 1916 में, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या है? ए वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कभी क्वेश्चन इस तरह से आए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था, तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक। एक पुस्तक थी इनकी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। वहीं से बीजी तिलक ने बोला भी है कि मैंने जो स्वराज शब्द लिया है वो कहां से लिया है? सत्यार्थ प्रकाश से लिया है, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से मैंने स्वराज शब्द लिया है, ठीक है। इस बाल गंगाधर तिलक से पहले भी एक व्यक्ति और थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, वहां पर भी दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और कब किया? 1906 में, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखो, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया या कहां पर किया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो तीनों फैक्ट याद रखिए, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी, ठीक है। अब देखो, जो एक तो ये आपको पूछा जाता है अर्थव्यवस्था में, एक आपको पूछा जाता है कि जो 5 ईयर प्लान थे, 5 पंचवर्षीय योजनाएं थी, किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे बल दिया गया था, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे बल दिया गया था, इसी तरह से बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको पूछी जाती है। उसका एक शॉर्टकट है, उसके माध्यम से आप याद रखेंगे। और तो ये है आपका, कई बार लिखा रखा है वैसे पुराने स्टूडेंट को, कुशाग्र, लिख लो इसको, ये बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। कुशाग्र से आपको याद रखना है, जो 5 ईयर प्लान थे, 5 पंचवर्षीय योजनाएं थे, किस पंचवर्षीय योजना में किसको बल दिया गया था, ठीक है। आपको सभी को पता है पहली जो पंचवर्षीय योजना है उस पर कृषि पे बल दिया गया था, क्योंकि भारत एक कृषि देश, कृषि प्रधान देश था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कृषि पे बल दिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया? कृषि पे। दूसरी पंचवर्षीय परियोजना में उद्योग पे बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास, ठीक है। फोर्थ पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता, ठीक है।
पांचवी पंचवर्षीय योजना आप सभी ने सुना होगा, गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था, पढ़ा है ना आपको? क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे गरीबी पे बल दिया गया था, गरीबी हटाओ पे। छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार पे बल दिया गया था, और छठी और सातवीं जो थी उस पर दोनों चीजें हो गई थी, रोजगार और आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो छठी लास्ट वाला जो आपका सातवीं उसमें रोजगार प्लस आत्मनिर्भरता। ठीक है, इतना याद रखना, आपको यहीं तक पूछा जाता है। वैसे आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना तक पूछा जाता है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय जो योजनाएं चल रही थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना तक केवल एक एक चीजों को अपनाया जा रहा था। उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती गई, जैसे आपका गरीबी हटाओ के बाद रोजगार और आत्मनिर्भरता एक साथ आ गई थी। इस तरह से समावेशी, अब आगे आएंगे तो इसमें एस भी जुड़ जाएगा, समावेशी विकास भी फिर आ जाएगा। तो सारी चीजों को अपनाया जा रहा था, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट वो चीजें होती है जहां पर केवल एक ही चीज पे बल दिया गया था, जैसे कृषि में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग, तीसरी में समावेशी विकास। समावेशी विकास में भी एक कृषि और उद्योग भी आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, समावेशी मतलब सब कुछ का समावेश किया गया था उसमें। फिर उसके बाद चौथी वाली याद रखना, इसमें आत्मनिर्भरता बनाना था, भारत का लक्ष्य था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ठीक है, और जो छठी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी को हटाओ, पहले आत्मनिर्भर बनेंगे फिर हम क्या करेंगे, गरीबी को हटाएंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना तक ये याद रखना है, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हरित सूचकांक का विकास कौन से वर्ष में हुआ था? तो हरित सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स इसको बोला जाता है, ये 1995 में प्रकाशित हुआ था। आंसर होगा आपका सी वाला, ग्रीन इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेशवाद। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, कि माँ बापों या अभिभावकों का क्या कर्तव्य होगा कि जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना ही दिलाना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसको किस वाद के तहत जोड़ा गया था? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेशवाद। ये वाद कब का है? 1993 का है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 11वां, वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। साथ ही याद रखना है, आप मुझे बताएंगे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ भारत में? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। तो नोट करके लिखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। ठीक है, ये वाला जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मतलब ये समझ सकते हो इसको, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से इसको ये इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। 86वां संविधान संशोधन 2002 कब से प्रभावी हुआ? तो कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, 10% नियम किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ठीक है, आंसर होगा डी। अब ये 10% का नियम क्या होता है? ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे पहले भी डिफाइन किया है कई बार तो नहीं, पर एक बार मैंने पहले आपको बताया। आपको याद रखना है, जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो सबसे पहले तो आपको याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वो एक दिशात्मक होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है, एक ही डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, अब समझेंगे इसको। आपको पता है जो पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। ये आपको याद रखना है, जैसे सूर्य है, ये क्या है? सन है। पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सिर्फ सूर्य से होती है हमें। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जो ये 10% का नियम है किसने दिया है? तो आपको याद रखना है लिंडन ने दिया। ठीक है, लिंडन के द्वारा 10% का नियम दिया गया।
उसने उसने ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि जो सूर्य का प्रकाश है ये अपने आप, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वो भी अपना 100% भेजता है, वहां से भेजता तो है 100%, लेकिन आता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो पृथ्वी के प्रकाश, पृथ्वी का जितना भी प्रकाश पृथ्वी पे आता है वो 100% है उसका, ठीक है। तो वो जब यहाँ से 100% प्रकाश अपनी ओर भेजता है तो 90% क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ये जैविक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, ये नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर कितना पहुंचता है, या उत्पादक, यहाँ पर इसको इस तरह से दर्शाया गया है। उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूसर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तक कितना परसेंट पहुंचता है, 10% पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, यानी कि पहले उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें बोला जाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, क्या बोलते हैं इनको, प्राथमिक उपभोक्ता इनको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर भी क्या होता है, 10% भी अपने आप में 100% है, मतलब कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ से 10% जब आगे जाता है तो इसका भी 90% लॉस हो जाता है। कितना परसेंट आगे पहुंचता है, 10%, यानी कि इस 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर कितना पहुंचता है, यहाँ पर 1 पहुंचता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर द्वितीय, सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जिनको बोला जाता है, वहां पर भी इसका कितना परसेंट जाता है, 90%। फिर यहाँ पे लॉस हो जाता है, कितना पहुंचता है, 0.1%। फिर उसी तरह से आगे जाता है तृतीय उपभोक्ता, यहाँ पर भी कितना होगा, इसका 0.1% कितना, 0.01% होगा। इस तरह से क्या होता है, 10-10% करके लॉस होता जाता है। और किसी भी चीज की एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो अपघटित हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो लास्ट में आता है तो लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, वो अपघटित हो जाता है। अपघटित होना मतलब डिकम्पोज होना, यानी कि नष्ट हो जाना, कोई भी चीज, किसी भी चीज का नष्ट हो जाना। तो वो चीज, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसी को 10% का नियम कहा जाता है। और ये किसने दिया है, लिंडन ने दिया है, ठीक है। और इसमें यह पूछा गया कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना क्या कहलाता है, इसी को लिंडन का लॉ कहा जाता है। या फिर इसी को एक, ये कैसा है, एक दिशा, एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और इसी को उष्मा गति का नियम भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का भी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यही है वो, ठीक है। यहाँ पर इसने इस तरह से देखो, उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को कौन खाएगा, जैसे टिड्डा वगैरह होते हैं ना, टिड्डा वगैरह जो कहते हैं, ये खाते हैं, ये इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। फिर द्वितीय उपभोक्ता में जो द्वितीय उपभोक्ता, जैसे मेंढक वगैरह क्या खाते हैं, इनको मेंढक हो गया, चूहा हो गया, टिड्डा को खाते हैं। फिर टिड्डा को, मेंढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो वो भी उससे भी इसको दिखाया गया, और ये उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इस तरह से इसको दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और पेपर में ये बनते हैं कई बार, ठीक है। अगर आपका बेसिक थ्योरी आपने अगर हिंदी स्कूल वगैरह में पढ़ी हो तो उससे भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंध है। वृष्टि छाया प्रभाव जो है वो पर्वतीय वर्षा से, ठीक है। देखो वृष्टि छाया क्या होता है, इसको भी समझ लो आप। आपने पढ़ा होगा जो बारिश होती है, ये पर्वत है सपोज, ठीक है। बारिश होने का क्या कारण होता है, बेसिक सा फंडा है, आपको याद है, सन, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी पे पड़ता है, चाहे उस स्थल मंडल में होगा जहां पे नमी वाला स्थान होगा, या फिर समुद्र आप मान सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रकाश जब यहाँ पड़ता है तो यहाँ पर इसका प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये गर्म होता है। जब गर्म होता है तो यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो ये जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब ऊपर जाती है, जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होती है, तो बादल का निर्माण होता है। और जब बादल, ये बादल संघनित होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन का कार्य करते हैं, यानी कि संघनित होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, ठीक है। ये आपने बारिश वाला फंडा पढ़ा होगा। तो होता है क्या है, पर्वतीय वर्षा में ये होता है, इसको बोला जाता है पर्वत सम्मुख ढाल, इसको बोला जाता है पर्वत विमुख ढाल। जब बारिश यहाँ से ऊपर की ओर जाती है तो ये क्या करती है, इन पर्वतों से टकराती है। जब इन पर्वतों से टकराती तो इस वाले क्षेत्र में तो खूब बारिश करते हैं पर्वत सम्मुख ढाल पे, और पर्वत विमुख ढाल पे जब ये उतरती है हवा, तो इसके पास कोई भी नमी नहीं बचती है। जब इसके पास कोई भी नमी नहीं बचती तो इस वाले क्षेत्र में कोई भी बारिश नहीं होती है, क्योंकि इसके पास नमी नहीं बची है। जो ये नमी नहीं बची होने के कारण यहाँ पे जो क्षेत्र बनता है उसको क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, उसको रेन शेडो एरिया कहा जाता है, क्योंकि सारी जो बारिश होती है इसी एरिया में हो जाती है।
पर्वत सम्मुख ढाल पे हो जाती, पर्वत विमुख ढाल पे उतरता है तो यहाँ पर इसके पास नमी नहीं बसती और बारिश नहीं हो पाती, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और ये कहाँ पर होता है? पर्वतीय वर्षा में होता है। ठीक है, अब उत्तराखंड में जितनी भी बारिश होती है या मेघालय, शिलोंग, जहां पर भी अधिक वर्षा होती है वहां पर पर्वतों के ही कारण वहां पे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि डायरेक्ट पर्वतों पे टकराते हैं बादल और वहीं पे बारिश कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? कहां पर है? आंसर होगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो पठार फैला हुआ है वो आपका दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, आपने झारखंड देखा होगा, पश्चिम बंगाल देखा होगा, उड़ीसा देखा होगा, बिहार देखा होगा, वहीं पर फैला हुआ है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार दक्षिण पूर्व भाग में फैला हुआ, इसी को भारत का क्या कहते हैं? रूर कहते हैं। यहीं पे सर्वाधिक खनिज भंडार है, खनिज के भंडार। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सिंपल क्वेश्चन था, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने लगभग 730 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इसकी स्थापना करी थी। तो ये आंसर का ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार का तख्ता पलटने में सैयद बंधु की मदद की थी, वह कौन थे? वो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, देखो जी, ये सैयद बंधु थे ना, सैयद बंधु, ये मतलब बहुत क्या बोलते हैं इसको, विश्वासघात करते थे। ठीक है, किंग मेकर के नाम से इनको जाना जाता है। ये हर बार क्या बनाते थे? राजा को बनाते थे और उस राजा को बनवा देते थे अपने सहयोग से, क्योंकि बहुत बलशाली थे और धनवान थे ये। ठीक है, ये क्या करता था? किंग मेकर इनको बोला जाता है। ये क्या करते थे? राजा को बनाते थे और जैसे उन्होंने राजा को बनाया, उसको पता है कि हमने बनाया, अपने सहयोग से बनाया, तो उस राज्य में बहुत सारा अपना अधिकार जमा देते थे। मतलब वहां पर राजा तो किसी और का बनाया रहता था, लेकिन पूरा अपना जो लाभ लेना था वो लाभ उस राज्य से लेते थे। तो किंग मेकर के रूप में इनको जाना जाता था। राजों को बनाना, उनकी हत्या करवाना, फिर से अगर राजा कोई ज्यादा तेज निकल गया तो उसकी हत्या करवा दो, फिर इसी तरह से वो करता रहता था। ठीक है, तो इसी तरह से इसने क्या किया, फर्रुखसियार को भी सिंहासन पे बिठाया था और बाद में इसी की हत्या करवा दी थी। ठीक है, और इसमें सहयोग भी किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने भी, जो मराठा शासक था उसने भी इनका सहयोग किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इनको फर्रुखसियार को एक और नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, घृणित कायर। पूछा जाता है कि घृणित कायर किसका उपनाम था, किसको कहा जाता था? फर्रुखसियार को कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला ये तो सही लिखा है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में नहीं बल्कि कहां पर? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। ठीक है, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में झंडा फहराया था। ठीक है, स्टुअर्टगार्ड ऐसे कुछ था। ठीक है, वहां पर क्या फैलाया था? झंडा फैलाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1907 में, इसलिए इसका आंसर बी और सी वाला सही है। बी और सी जो कथन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ए वाला इसलिए गलत है क्योंकि पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इसने झंडा फहराया था 1907 में। क्वेश्चन नंबर 45 में डॉट डॉट लिखा है, अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि डाटा अर्थपूर्ण को। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला। देखो यहाँ पे अगर हम डाटा भरेंगे तो डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है कि जबकि सूचना, यहाँ पर सूचना आएगा। ठीक है, जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार होता है? आंसर होगा बाइनरी। कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो बाइनरी नंबर में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। बाइनरी मतलब दो डिजिट का होता है और 0 और 1 के फॉर्म में हमेशा बाइनरी नंबर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है SQL उसके बोला गया है। आंसर होगा सी। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है,
स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये लिख लेना, पूछा जा सकता है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने? अभी आंसर होगा दलजीत सिंह चौहान, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। क्या चीज है? दलजीत सिंह चौधरी, अच्छा मैंने कुछ और बोला, चलो कोई नहीं, समझ जाओ, इतना फीलिंग्स को समझा करो, ठीक है। अच्छा ये है 49, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। एक और व्यक्ति को मिला है, कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख लेना, लाल कृष्ण आडवाणी को। और कुछ तो नहीं मिला, पर भारत रत्न तो मिल ही गया, ठीक है, आडवाणी जी को। तो भारत रत्न दिया गया है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा साइमा वाजिद, ऑप्शन सी। रीजनिंग